स्टडी विद लोकेश आड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इस क्लास में लेके आए हैं आपका आर्टिकल 15। हमारी पिछली दो क्लास मौलिक अधिकार के डेवलपमेंट और आपके आर्टिकल 14 को लेकर हुई थी। आज की जो क्लास होगी आपके मूल अधिकार के आर्टिकल 15 को लेकर होगी, जिसमें बताया गया है भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि आपके जो आर्टिकल 15 है इसमें बताया गया है कि भेदभाव अगर इसे नाम दिया जाए तो ये भेदभाव के विरुद्ध अधिकार माना जाता है, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार माना जा सकता है। और इसका जो अगर हम इसके क्लोजेस पर बात करें, इसके खंडों पर बात करें, तो आपके आर्टिकल 15 खंड 1 इसके अंतर्गत बताया गया है कि राज्य किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। यानी कि आपका जो राज्य है वह भेदभाव नहीं कर सकता। और जनरली राज्य की ये जिम्मेदारी भी होगी कि अगर कहीं पर इस प्रकार का भेदभाव है तो उस भेदभाव को रोकने का वो प्रयास करें। यहाँ पर भेदभाव किस बेस पे हो, इसके लिए उन्होंने 5 आधार दे रखे हैं कि धर्म, वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। यहाँ पर हम आर्टिकल 15 के खंड 2 या क्लोज 2 की अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी सार्वजनिक संस्था व निजी संस्था में भेदभाव नहीं किया जा सकता, भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी कि ऊपर बताए गए इन आधारों को, इन 5 आधारों को आपको याद रखना है, जिनके आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आपके आर्टिकल 15 के खंड 2 में बताया गया है। यहाँ पर जनरली जो सार्वजनिक कुएं हैं, धर्मशालाएं हैं, होटल्स है, रेस्टोरेंट है, या फिर अगर हम बात करें किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संस्था है, वहाँ पर इस आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। यह आपका आर्टिकल 15 का खंड 2 कहता है। दूसरा, आगे हम यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने की अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर एक विभिन्नता या डिस्क्रिमिनेशन या की बात शुरू की जाती है, जो आपके ऊपर के 2 आर्टिकल 15 खंड 1 और खंड 2 जिसका अपोजिट माना जाता है। लेकिन वह क्यों किया गया उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर आर्टिकल 15 के खंड 3 में बताया गया है कि महिलाओं व बच्चों को विशेष सुविधा, महिला व बच्चों को विशेष सुविधा की बात की जा रही है। यहाँ पर पहले कहा गया था महिला यानी कि लिंग के आधार पर आपको डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और बच्चे यानी कि यहाँ पर आपके इन महिला और बच्चों को विशेष सुविधा देने की बात से मतलब क्या है कि यह जो महिलाओं के और बच्चों के पूर्ण विकास के लिए या उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें विशेष सुविधा की बात कही जा रही है। अब ये विशेष सुविधा किस तरीके से, महिला है, महिला को एक तरीके से हम कॉमन वे में देखें तो इतना शक्तिशाली रूप नहीं माना जाता। अब अगर वो कहीं ऐसी स्थिति है कि एक बस है और उस बस में जनरली पूरे पुरुष ही पुरुष बैठे हुए और एक महिला वहाँ पर चली जाती है, तो सामान्यतः ये देखा जाता है कि कोई वहाँ पर उस महिला को अपनी सीट देने के लिए तैयार नहीं होता। जनरली हमारे हिंदुस्तान में, या फिर अगर हम बात करें प्राचीन भारत में, पुराने भारत में, तो ऐसा देखा जा सकता है। लेकिन बड़ी मेट्रो सिटी में इस तरीके की व्यवस्था नहीं होती। तो उस स्थिति में अब वो महिला या तो एक लंबे रूट के लिए जा रही है तो वो खड़ी जाती है। तो उस स्थिति में सरकार ने इसी के अंतर्गत ये कहा गया कि जो सार्वजनिक या सरकारी बसें होती हैं वहाँ पर महिलाओं की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। तो इस वजह से हमने देखा कि एक महिला आरक्षित सीट लिखा हुआ कुछ बसों पर हमें प्राप्त होता है। उसी तरीके से बच्चों को कहीं पर काम करने पर उन्हें रोकने के लिए, उन्हें विशेष प्रोटेक्शन सहायता प्रदान करने के लिए कुछ विशेष लेबर
के अंतर्गत उनके लिए विशेष कानून बनाए जाते हैं, प्रोटेक्शन एक्ट बनाया जाता है, तो वह भी बच्चों की सुविधा की बात की जा रही है। यहाँ पर एक आपका जो राज्य है वो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, लेकिन डिस्क्रिमिनेट करने का कारण है क्योंकि इनकी स्थिति को देखते हुए ये करना आवश्यक है। इस वजह से आपके आर्टिकल 15 के खंड 3 में महिला और बच्चों को विशेष सुविधा देने की बात कही गई है, जो इसके इन दोनों के अगेंस्ट नहीं मानी जाएगी। तीसरा, अगर हम बात करें आर्टिकल 15 का खंड 4, यहाँ पर यह कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग से मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति, यानी कि आपके SC और ST कैटेगरी को शैक्षणिक संस्थान में स्थान आरक्षित किए जाए। यहाँ पर ये जो चीज आती है शैक्षणिक, यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के पूर्णतः शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाना अनिवार्य है। और एजुकेशन किस प्रकार, अगर उन्हें कॉलेजेस में मेरिट लिस्ट में अगर उनका नाम नहीं आए तो हो सकता है कि वह उस स्थिति तक पहुंच नहीं पाए, एक उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए। तो इस वजह से आपके प्रथम संविधान यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा ये कहा जाता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में एक निश्चित स्थान प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसी के अलावा उन्हें उन संस्थान की जो फीस है उसमें कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, यानी कि उनकी फीस में थोड़ी बहुत कमी की जाएगी। तो ये आपके पहले संविधान संशोधन द्वारा आर्टिकल 15 खंड 4 जोड़ा गया। इसी के बाद आपका आर्टिकल 15 खंड 5 आता है और यह क्या कहेगा कि पिछड़े वर्ग को केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान या फिर आप इन्हें कह सकते हो व्यावसायिक संस्थान जो शैक्षणिक व्यावसायिक संस्थान है में स्थान में 27% आरक्षण की बात कहता है। यानी कि पिछड़ा वर्ग, इसके अंतर्गत SC, ST और OBC के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हें जो केंद्रीय शिक्षण संस्थान जैसे एम्स, IIM, IITs जो वैश्विक स्तर के संस्थान माने जाते हैं, इन संस्थान में इन अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को या अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। और ये जो व्यवस्था है आपके जो प्रदान की गई 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इन पिछड़े वर्गों को इन संस्थान में विशेष स्थान प्रदान किया गया, जो 27% के अंतर्गत माना जाता है। तो इस प्रकार आपके आर्टिकल 15 के 5 खंड होते हैं। इसके बाद हाल ही में एक नया खंड आपके इसमें और जोड़ा गया और वह है SBC, यानी कि जो कमजोर आर्थिक अवस्था वाले जो सवर्ण है उन सवर्ण अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए आपका अनुच्छेद 15 का खंड 6 जोड़ा गया और इसमें SBC को शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षित सीटें प्रदान की गई। 10% आरक्षण प्रदान किया जाता है और ये जो व्यवस्था की गई आपके 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। 103वें संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा जाता है कि आपका आर्टिकल 15 खंड 6 जोड़ा गया और इसके द्वारा कमजोर आर्थिक व्यवस्था वाले जो सवर्ण वर्ग है उन सवर्ण वर्गों को शैक्षणिक संस्थान में 10% आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार ये आपका आर्टिकल 15 होता है और इस आर्टिकल 15 के द्वारा इस आर्टिकल 15 में आपके शैक्षणिक विकास या शैक्षणिक स्तर पर समानता की बात कही जाती है और इसमें कुछ विशेष कैटेगरी को जो आरक्षण की व्यवस्था है वो प्रदान करने की बात कही गई। लेकिन यहाँ पर आरक्षण जो है वह शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के संबंध में माना जाता है,
नौकरियों के संबंध में नहीं माना जाता। नौकरियों के संबंध में आपके नेक्स्ट क्लास में है। थैंक यू। आप अगली नेक्स्ट क्लास में हम हमारे आर्टिकल सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और उस क्लास में आपकी आरक्षण व्यवस्था का डिटेल डिस्कस भी किया जाएगा। थैंक यू।